Okay, so here I was talking about since यहाँ पे passive foreign trackers mentioned है term, तो active fund और passive fund में क्या difference होता है? If anyone can tell me, active and passive funds, like mutual funds के context में आप इसको explain कर सकते हो? You can specify, Mansi. ओके, एक्टिव फंड्स में बेसिकली जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में कौन सी इक्विटीज में पैसा लोगों का इन्वेस्ट होगा। म्यूचुअल फंड में तो आई होप द आइडिया वुड बी क्लियर कि इट इज अ पूल ऑफ फंड्स जो हम लोग अपना पैसा देते हैं किसी म्यूचुअल फंड को, तो ऐसे बहुत सारे लोग अपना पैसा देते हैं, उस फंड को उस अमाउंट को डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है बाय दीज फंड मैनेजर्स। तो एक्टिव फंड में बेसिकली फंड मैनेजर्स के पास ज्यादा पावर रहती है टू एक्टिवली डिसाइड कि कैसे वो उसको शफल करेंगे या चेंज करते रहेंगे, डाइवर्सिफाई करते रहेंगे, सो दैट हमारा रिस्क भी प्रॉपरली मैनेज हो सके। एंड पैसिव फंड में एक माइनर जो इन दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, पैसिव फंड्स में बेसिकली जो एलोकेशन रहता है वो रहता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ इंडेक्स। तो वहां पे फंड मैनेजर्स के पास इतनी पावर नहीं रहती है टू डिसाइड द एलोकेशन और टू चेंज बेसिकली कितना अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड पैसिव, क्योंकि दैट इज मेजरली ड्रिवन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स। सो ऑन दैट बेसिस, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स के ऊपर ही आपके रिटर्न्स डिपेंड करेंगे। सो दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फंड्स। So this we have taken up Cold War vibes China और US के बीच में, and now we'll move on to Financial Express newspaper. So IREDA एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। आईपीओ हम बात कर चुके हैं, इनका भी आईपीओ लॉन्च होने वाला स्टैट्यूटरी बॉडी है। है। RBI tightens the norms for the consumer loans taken up. Why this is important, this is also discussed. यहाँ पे we can just talk about trend क्या रहा है पर्सनल लोन्स में। यू कैन सी September 2022 ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आफ्टर 1 year यू कैन सी पर्सनल लोन्स में 18% ग्रोथ देखी गई है। बैंक क्रेडिट कार्ड्स में टू दी एनबीएफसी बैंक क्रेडिट जो एनबीएफसी को दिया गया है उसमें भी 26% ग्रोथ देखी गई है। तो यहाँ पे औशिक आप बता सकते हो कि बैंक क्रेडिट, अगर हम ज्यादा बैंक क्रेडिट एनबीएफसी को दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, या व्हाई इज इट कंसिडर्ड टू बी रिस्कियर? Basically, non-banking financial institution, the rise of NPA in NBFC एक कंसर्न हो सकता है। क्यों एनपीए यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, मतलब और क्लियरली माइन्यूटली अगर आप बता सकते। NBFC is a specific non-banking financial, for example NHBU होता है, they give to the specific area, इसी कारण हो सकता है। हाँ, मतलब कि जो प्रॉब्लम है एनपीएस क्रिएट हो सकते हैं, बट उसके पीछे जो रीजन है एसेट लायबिलिटी मिसमैच की वजह से एनपीएस इंक्रीज हो सकते हैं, बिकॉज एनबीएफसीज जो आगे पैसा लेंड करते हैं दे आर फॉर द प्रोजेक्ट्स विच हैव हाई जेस्टेशन टाइम पीरियड, मतलब लंबे टाइम पीरियड के लिए पैसे को आगे लेंड करते हैं, वेरएज जो बैंक क्रेडिट देते हैं वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे एसेट लायबिलिटी मिसमैच क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की कितना अगेन स्केल कितना है बैंक ने जो क्रेडिट दिया है एनबीएफसीज को। इसलिए अगर ये ग्रो हो रहा है तो ये हमारे लिए कंसर्न है। सो डीलिस्टिंग नॉर्म्स, अगेन अगर एक होता है हम बात करते हैं लिस्टिंग अ कंपनी ऑन द स्टॉक मार्केट, सो डीलिस्टिंग नॉर्म्स भी सिंपलर होना इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट इफ अ कंपनी वांट्स टू गेट लिस्टेड, एंड obviously no one would want to get listed, but again norms have to be simpler in order to increase the transparency and the ease of doing things. So revised rules for the perpetual insiders on the cards. This is coming from the Capital Markets Regulator, Securities and Exchange Board of India, and chairperson is Madhabi Puri Booch. So she again, we can give her example as again as a woman leader when we talk about woman-led development. So SEBI is chaired by a woman, and this is one thing.
So गिफ्ट सिटी क्या है? औशिक, व्हाट इज गिफ्ट सिटी? Gift city are specific city which has been designed and constructed for the tax free or to promote the CZ, मतलब से तो उसके लिए मतलब कि मोर स्पेसिफिकली इट जहाँ इज पर to create India as a hub for international financial services hub. So specifically financial services related जो companies हैं, they would be set up, they would be there in the gift city जो गुजरात में located है, जिसको हम IFSC city भी बोलते हैं. So Gujarat International Finance Tech City, this is what is there. And यहाँ पे अभी हमने रिसेंटली स्टॉक मार्केट में जैसे डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं, लाइक बैंक निफ्टी हो गया जो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा. तो सिमिलरली सिंस गिफ्ट सिटी इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज ओनली, सो वी हैव आल्सो लॉन्च्ड फाइनेंशियल लाइक फिन इंडेक्स आल्सो, जो अगेन उन कंपनीज की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेगा. So यहाँ पे भी 2 more Japanese banks, they have set to join 10 foreign and 16 local banks in the tax-free gift city. So incentives दिए जा रहे हैं companies को so that they set up in this gift city. Like जैसे SEZ हमने manufacturing promotion के लिए constitute किए थे. So वहाँ पे भी हम reforms कर रहे हैं. We have discussed the Desh bill, and where more than 550 businesses with assets worth for $7 billion, they have registered and begun their operations. So Indian economy is still not out of the woods. This is what is RBI has to say. So what are the basically concerns highlighted by RBI? One is again retail inflation has come down. Food inflation हमारे लिए still it is a concern, and still we have miles to go. We are working upon again making a financial system more resilient. अभी हमने बात करी थी RBI ने जो regulations introduce किए हैं regarding the personal loans. And with this, the central bank also expects inflation to average around 5.4%. Global जो external factors है, even global economic outlook is important, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत impact still है. We can't say कि we are completely immune to the external changes, like we have been seeing कि monetary policy tight monetary policy हम follow कर रहे हैं, तो high interest rate has been causing a problem, जिसकी वजह से इंडिया से जो कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं वो इंडिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं. हमारे इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, इट इज गेटिंग वीकर. सो दिस इज वन फैक्टर जो इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं. सो देयर इज दैट कनेक्टिविटी प्लस हाई पल्सेस प्राइसेस या serial inflation की वजह से we were seeing our current account deficit getting widened. Yesterday we talked about it has touched an all-time high. So these are some of the problems. Credit sector की हम बात कर चुके हैं. And momentum of growth has picked up, taking GDP well above the pre-pandemic levels to becoming the 5th largest economy in the world at the market exchange rates. So momentum को maintain करना, इसको और increase करना is again very important जब हम even बात करते हैं whether India would be going to outperform Chinese economy or not. So for that also we talk about कि हमारी annual GDP growth, it should be between 8 to 9%. So for that, maintaining this momentum is very important. So IPEF, although we have taken up Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, they've announced substantial conclusion for, again, fair economy and clean economy. So, Oshay, can you tell fair economy, clean economy, it can be about what? it can be about the clean energy solution and also the sustainable infrastructure for the climate resilient mechanism. Fair and clean. हाँ, fair. Climate finance हो सकता है इसमें. हाँ, Fair economy. clean would be more about वो renewable energy जो आपने बोला, dealing Transparency, rule of law दिया वैसे. Accountability of the fair would be economy. regarding Trade taxation, and investment. वही transparency, ठीक है. Yes. Okay, Dia, can you tell me what do we mean by core inflation, how it is different from headline inflation? Core inflation mostly it talks about the long run trend in the price level. And headline inflation, how it is different from core inflation? Uh, um,
Headline inflation, I think that I think mostly includes your food and all हाँ, तो headline commodities. inflation, out of these two, which is more volatile? Um, आपने बोला कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली कोर टर्म के पर्सपेक्टिव से बोला आपने, और हेडलाइन इज इट इंक्लूड्स फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। सो वॉलेटाइल कौन सी होगी ज्यादा? uh, core inflation, I think, will be more volatile because नो, that हाउ कैन? includes all the services and goods वगैरह ना. नहीं, कोर इन्फ्लेशन कैसे वॉलेटाइल हो सकती है जब आपने अभी खुद बोला, खुद आपने आंसर दिया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस उसका पार्ट होते हैं, कोर इन्फ्लेशन में वो उसका पार्ट नहीं होते। तो ये तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। मैंने वॉलेटिलिटी पूछा तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आपको क्या लगता है, मतलब ये नहीं लगता है कि फूड प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट एंड वॉलेटाइल होते हैं? हम फूड इन्फ्लेशन की भी बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी इन्फ्लेशन इतनी वॉलेटाइल है, तो इट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन विच इज मोर वॉलेटाइल। ओके, वन मोर लास्ट क्वेश्चन कि जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेशन की बात करते हैं तो आउट ऑफ दीज टू इन्फ्लेशन हम कौन सी यूज करते हैं? Question repeat. Can you repeat it? Okay, CPI index, when we calculate the consumer price index, out of these two types of inflation, which inflation is used to calculate CPI? CPI, core inflation, No, we use headline inflation. headline inflation. Core inflation Because कोर इन्फ्लेशन इज मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, बट अगेन अगर आपको अगेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन या आपको सीपीआई इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, एंड कंज्यूमर को फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस से इम्पैक्ट होता है, उनको फर्क पड़ता है कि फूड प्राइसेस कैसे चेंज हो रहे हैं। सो इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस में हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब फॉर द कैलकुलेशन थिंग। So Kenny Port, it is located in Karnataka. So one factual important information. This would be developed by the JSW Infrastructure, Jindal Steel. Okay, so what is PAT? Oshik, you can tell, for anyone else. You can say, Mansik. Perform You say. achievement. नहीं, वो भी है, बट दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इकोनॉमी के सेंस में अगर हम Or पूछे, short form. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचता है। दिस इज अगेन टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज। And So the top of the this market flap, you can read retail participation is increasing in the markets, and the group is a force to reckon with. It has invested 28 trillion in 2023. हाँ जी, Something which you can always quote in developmental answers, which you can always quote with respect to a positive sentiment, which you can always quote in so many ways. I think you must not miss out on these things also. The rest it is going on. Please carry on. हाँ जी sir. So this is also very important development. Small cap popularity, not a sign of rising risk appetite, according to the experts. So Oshik, what are small cap? मतलब what are we talking about here? Small cap क्या है? I think this is small capital of the companies. The small cap companies basically it is related to, and the rising of the small cap popularity is not sign of rising risk appetite. Means it is meaning to the startup culture of India. Small cap.
स्टार्टअप कल्चर तो नहीं बोलेंगे, दैट वुड बी द एप्रोप्रिएट टर्म, बट स्मॉल कैप कंपनीज जो आपने बोला, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनकी कितनी लेस वैल्यू कैपिटल, है। हाँ। तो हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू वी हैव स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनीज इन इंडिया। जो स्टॉक मार्केट में भी वी हैव दिस डिफरेंट कैटेगरीज, सो एज टू अगेन असेस की स्मॉल कैप कंपनीज की क्या परफॉर्मेंस है। तो जनरली जो कन्वेंशनल ट्रेंड रहता है वो यही था कि यू डू नॉट या यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दी स्मॉल कैप कंपनीज, क्योंकि ये रिस्की रहती है। फाइनेंशियली इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं मानी जाती थी। अगेन इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज जो हम बोलते हैं इंडिया में बेसिकली। फॉर वी से कि ब्लू चिप में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इसलिए यहाँ पे वी कैन से कि द पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग, स्मॉल कैप कंपनीज में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो ये एक म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी वी आर सीइंग लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन द स्मॉल कैप। सो investors, they are getting smarter, they are not getting adventurous. So after COVID-19 जो हमें एक वेव देखने को मिली थी, rise in the number of retail investors, specifically the youth, so that was kind of a phase जिसको हम adventurous phase बोल सकते हैं, because at that point of time we can say कि जो financial literacy थी that was not that up to the mark जितना होना चाहिए था, but people were getting lured into making huge amounts of profit in short time period. But now with this change in the mindset and the trend in the investment, we are seeing कि इन्वेस्टर्स आर गेटिंग स्मार्टर। मतलब इफ यू इन्वेस्ट देम, मतलब यहाँ पे अगर हम एज एन एग्जांपल ले तो जो स्टॉक वैल्यू रहती है दैट इज मोर बिलो द रेंज ऑफ 50 रुपीज। सो लोगों को लगता है ज्यादा पैसा अगर इनमें लगाएंगे तो दे कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। सो दैट इज नॉट द केस नाउ। So यहाँ पे again cracking down on the search bias. So what constitutes search bias? मतलब algorithmic bias हो सकती है on the basis of algorithm. How again this is we can say machine kind of thing जो prices determine करते हैं, या it can influence the consumer behavior also. AI models हो गया with the bias. These are real violations of the safety and the trust obligations placed on the platforms. So those who are aggrieved by this, they can file FIRs also against such platforms, and safe harbor is not available to them under section 79. So this would be again under the IT Act 2000. से हमने बात की थी, This कहा था एल्गोरिदम प्राइसिंग की जब हमने चर्चा की, हाँ जी सर। अगर उसमें आप and बायस ले सकते हो तो दिस इज अनदर इशू. So जी can try to on linking whatever we have discussed, whatever we discussed on other platforms, whatever we discussed individually. Your mind should keep on moving on. It should not be, बाकी ऐसा नहीं है कि इंटरेक्टिव नहीं है. And today, Dia and Karuna will summarize it. answer this example. हाँ बोलिए बोलिए. So I was saying that this is an example of upholding the net neutrality policy. हाँ बिल्कुल सही बात है. नेट न्यूट्रलिटी है, डेटा प्रोटेक्शन है, इनोसेंस ऑफ कंज्यूमर्स है, और Data द रोल ऑफ sovereignty सबका पता. Yes. गवर्नेंस इन द ईरा ऑफ कैपिटलिज्म एंड मार्केटिंग. समझा? ओके, अब हिंदी न्यूज़पेपर ले लेते हैं। जैसे अभी ऊपर आइए, एक सेकंड, हिंदी न्यूज़पेपर भी आते हैं, एक सेकंड देखिए. जैसे अब यहाँ लिखा है कि 5G, जैसे पहली बात तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट कैसे राइट करें ये बोल रहा है. तो आप कम से कम इतना इसमें से ले लीजिए कि रिच फाइनेंशियल रिटर्न भी रहने चाहिए, रिच सोशल रिटर्न भी रहने चाहिए. whenever we read the answers of successful candidates or officers, तो जो ऊपर लिखा हुआ है rich financial and social returns can flow from a shared understanding of equity, आपको भी आंसर के शुरू में ऐसा कुछ लिखना चाहिए. तो आप पूरा आर्टिकल मत पकड़िए क्योंकि वो हमारे काम का ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी डेवलप जैसे हो रही है धीरे धीरे. तो गेटिंग ग्रीन इन्वेस्टमेंट राइट कैसे होगी वो राइट? सोशल इक्विटी. सोशल इक्विटी जब आएगा, यानी कि जब सोसाइटी का उसके अंदर एक एलिमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परसीव होगा और लोकल एरिया के हिसाब से एडेप्टेशन होगी, तो लॉन्ग टर्म वैल्यू जनरेट होगी. मैंने सिर्फ इसका एक ओवरव्यू दिया, बस इतना ही आपको दे रहा है. इट में टेक हार्डली 30 सेकेंड्स, क्योंकि जो वर्ड इक्विटी है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नॉट जस्ट वर्ड प्ले, उसके नीचे लिखा हुआ है कि जो इक्विटी है उसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप उसको सिर्फ शब्दों के हिसाब से कर दें. इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है, वो इक्विटी दे रहा है, तो वो क्योंकि रिस्क है उसके अंदर, तो ऐसा जगह वो इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां पर रिस्क तो हो लेकिन वो एब्जॉर्ब हो जाए या रिस्क अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाए.
तो सोशल साइड जो है वो भी आएगी किसी भी कैपिटल प्रोजेक्ट की। जॉब होना चाहिए, स्टेबल लाइफ होनी चाहिए, क्लाइमेट इंड्यूस्ड ट्रांजिशन जो है वो जो होने की बात करते हैं वो चेंज होना चाहिए, तो मैं रिस्क लूंगा। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स का जो डिसीजन होता है, ये कहना चाह रहे हो, कैलकुलेटिव मूव होता है कि उनको हाई रिवॉर्ड्स मिले प्रोजेक्ट्स में अगर वो प्लान के हिसाब से हो। सोशल सेक्टर का मतलब है कि वेलबींग और अपलिफ्टमेंट मिले। तो दोनों चीजों का जब मिलन हो जाएगा, और उसमें सरकार का रोल है। तो डिफरेंट रोल्स एंड आउटकम्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, ये हम जानते हैं। कैपिटल इज ग्लोबल, सोसाइटी इज लोकल। नाउ दिस इज अ वंडरफुल, जो हाईलाइट किया हुआ है उसको हमेशा पकड़ लो और उसको एंजॉय करो। कैपिटल इज ग्लोबल, सोसाइटी इज लोकल, कितनी अच्छी लाइन है ये। तो दैट्स हाउ व्हाट वी कैन डू। और उसके बाद जैसा मैंने बोला उसको हम समराइज कर लेंगे, ले लेंगे। बाकी हम कैपेसिटी को रेस करेंगे। चलिए नीचे आइए। जैसे आप 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, फिक्स्ड 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस इज टाउटेड एज ए सेवियर फॉर 5G इन इंडिया। आप कह रहे हैं कि 5G जो है वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जो 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस है उसको एक इनबिल्ड मॉडर्न वाईफाई टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो वर्क करेगी किसके ऊपर? लाइसेंस नहीं चाहिए 6 GHz को, 6 GHz जो यहाँ पे दिया हुआ है 6 GHz का। क्योंकि वो जो है इस तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम बात करते हैं हमें स्पीड चाहिए। हमें अगर हम कैसे, क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे 5G को मोनेटाइज करें, ये है क्वेश्चन। ये 4G तो बहुत एडिक्वेट है गुड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। आपका टीवी चल रहा है, आप अभी जूम पे हम सेशन कर रहे हैं, तो 5G से क्या होगा? मतलब अगर आप फोन की बात करें या उसकी बात करें, तो 5G वायरलेस एक्सेस अब बोला जा रहा है कि वो मसीहा हो जाएगा। तो आर्टिकल बाई टीवी रामाचंद्रन सर, जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के भी, वो कह रहे हैं कि भाई इससे भी काम नहीं चलेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी कमर्शियली पावरफुल यूज 5G का वो लिमिटेड है इस बात से, क्योंकि स्मार्टफोन इस तरीके के हैं। तो 5G FWA कुड जो है बेटर रिजल्ट जब दे पाएगा, और वो भी जब देगा जब आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट कब होगी? जब आपको बेनिफिट दिखाई देगा या पैसा होगा। तो वाईफाई टेक्नोलॉजीज जो कि वर्क करती हैं लाइसेंस एक्सेप्ट 6 GHz पे, वो असेंशियल रहेंगी अगर इंडिया में 6GB आता है। तो इसलिए इंडिया को जल्दी से एक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया 7 GHz 10 GHz इनकी भी आगे चल के बात कर रहा है। तो उन्होंने एक जो है फ्यूचर एक क्लैरिटी एस्पेक्ट की बात की, क्योंकि ये टेक्निकल भी है थोड़ा सा। क्योंकि करंट वाईफाई इंडिया में क्या है, वो वाईफाई 5 और 8802 इस पे डिपेंडेंट है। यानी कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो 5G का डेटा, इससे कोप नहीं कर सकते आप, वो डेटा इंटेंसिव होता है बहुत ज्यादा। तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा वाईफाई 6E। तो अब एग्जाम में आपको आइडिया ना हो, लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि भाई ये क्या है। 6 GHz स्पेक्ट्रम पे काम करेगा, अच्छा अच्छा, बस इतना बहुत है। यानी 6 GHz स्पेक्ट्रम पे काम करेगा, और बेनिफिट किसके देगा? आपको 5G के देगा। तो इसीलिए कमर्शियल सक्सेस अगर 5G की चाहिए, इट इज एसेंशियल है कि हम अपने जो वाईफाई हमारी बिल्डिंग्स में, हमारे घरों में जो है, उसको 8.02 जो 11X पे है, उस पे हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। वो अभी ऐसा है नहीं। तो ऐसे करके हमें, क्योंकि ऐसा है जो लीडिंग ब्रॉडबैंड कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया है, USA है, कनाडा है, ब्राजील है, सऊदी अरेबिया, वो कर चुके हैं। लेकिन फिर आपको यहाँ बोलना पड़ेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में बेसिक इंटरनेट पहले फैसिलिटी होनी चाहिए। जियो तो फोन तक लेके आया था, और लेके आया भी है। तो हमारे पास जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है इन चीजों पर, वो बहुत थोड़ी है। हमें पहले, उससे पहले बेसिक एलिमेंट्स को भी साथ में देखना। तो हमारे लिए ट्विन चैलेंजेस है, एंड दैट मेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मोर, what I should say, more that is more lucrative। अगर बात करो कि यार मुझे कैसी लाइफ चाहिए, तो भाई ऐसी लाइफ चाहिए जहां मैं डेली कुछ ना कुछ चेंज कर सकूं, जहां डेली मैसन भी मुझसे मिले, और डेली आम आदमी भी दिखे, नमस्कार बोले, हाँ सर अच्छा हो रहा है, तो आप करने वाले बनोगे। दैट्स हाउ यू थिंक। चलिए आगे। अब देखो, जैसे द फ्यूचर इज नाउ, क्या कहना चाह रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टच करता है हमारे सारे एस्पेक्ट को, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला कि इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ AI एंड इट्स बिजनेस कैन ब्रिंग मैसिव डिसरप्शन। ये सबको पता है, लेकिन आप आंसर में जब लेके आओगे तब बात बनेगी। इंडिया क्या है? ग्लोबल लीडर है AI स्किल पेनिट्रेशन 3.23। सोचिए आप कितना जोग्राफिकल एरिया, मतलब पेनिट्रेशन रेट की अगर बात कर रहे हैं, तो यूएस भी हमसे कम है। 71% ऑफ इंडियंस दे वो फील करते हैं कि AI की ज्यादा बेनिफिट है बजाय रिस्क है। आपका काम ही खत्म हो गया जब कोई कहता है AI से नौकरी जाएगी क्या। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपके सामने। नंबर ऑफ न्यूली फंडेड AI कंपनीज बाय ज्योग्राफिकल एरिया, यूएस में 4000 से भी ज्यादा, वर्ल्ड लीडर है। इंडिया में सिर्फ 296 है। तो ये चीज जब आपने यहां से देख ली, और बाकी कैंडिडेट्स जो बोल नहीं रहे हैं उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो जब हम 15 दिन बाद जब बात कर रहे हैं कि रिवाइज होगा, तब मैं ऐसा ही कुछ उम्मीद करूंगा। चलिए, आप जैसे एक मिनट और,
स्पाइस मार्केट है सामने आपके, ये भी केस स्टडी की तरह है। इनमें 1-1 मिनट लगता है। स्पाइस मार्केट का वैल्यू चलो याद नहीं रहेगा, लेकिन 75,000 करोड़ से 80,000 करोड़, बोलना सीखिए। ब्रांडेड प्लेयर 50% ज्यादा मार्केट को लेकर रखे होंगे। तो कैसे आप उस चीज को 25,000 करोड़, जो जो ब्रांडेड स्पाइस कैटेगरी है 25,000 करोड़ की है, मार्केट कितने का है? 75,000 करोड़ का है। फैक्टर क्या है? हाइजीन, क्वालिटी, कन्वीनियंस। तो अब आईटीसी के स्पाइस ब्रांड्स हैं, वो अपने आप को आशीर्वाद, आपने नाम सुना होगा। साउथ में जैसे अब और भी अलग अलग ब्रांड्स हैं। तो आप यहाँ बोलिए कि किसान को कैसे फायदा होगा, कैसे एमएसएमई आएगा, कैसे जो है और छोटे जो आप कोऑपरेटिव की बात करते हो उनका क्या होगा? क्या अमेजन के ऊपर डायरेक्ट स्मॉल फार्मर से डाल सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट क्या कर सकता है इसके अंदर? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, तो कैसे वो करेगा? तो इतना बोलने से ही आपका काम हो जाएगा। इसीलिए जाग के रहिए। सिर्फ वीडियो ऑफ करे चलेगा, पर दिमाग को प्लीज ऑफ मत कीजिए। हमने इसीलिए अनसरकारी का लोगो भी यही है ना, दिमाग का वाईफाई चलना चाहिए, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। ईच हर ब्रांड जो है, हाइपर लोकल स्ट्रेटेजी एक वर्ड आप सुनते हैं, हाइपर लोकल स्टोर का नाम भी सुनते हैं, तो हम तो हाइपर लोकल स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। चलिए आगे। कैन पीएम किसान भाई रियलाइज बेटर प्राइसेस फॉर स्मॉल फार्मर्स? कैन एग्जाम में भी पूछता है भाई। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। कब? जब वेयर हाउसेस को एक्सेस दिया जाएगा। प्रपोज स्कीम क्या कह रही है? या फिर आप पहले ये बोल दीजिए कि 2% जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं वही सिर्फ वेयर हाउस यूज करते हैं, मात्र 2%। ₹170 करोड़ लगाया जा रहा है किसान भाई स्कीम के लिए 3 साल में। उसकी स्ट्रैटेजी कि वेयर हाउस का जो रेंटल सब्सिडी और आपको जो है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव भी है उसके अंदर। तो फार्मर जो है, बहुत छोटे फार्मर जो बहुत कम मतलब जो बहुत छोटे फार्मर है, वो तो 86% है। वो कहाँ अपने सामान को खराब करने से बचाने के लिए रखेंगे? रखने जाएंगे उससे ज्यादा पैसा लग जाएगा उनका, तो वो कैसे होगा? तो किसान भाई क्या है? भंडारण इंसेंटिव आप रखिए। ये चैलेंज किसको करेगा? ट्रेडर्स की मोनोपोली को चैलेंज करेगा। यानी कि जो बड़े बड़े आड़ती, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े वेयर हाउस के मालिक बने बैठे हैं, वो जो WDRA का रोल है इसके अंदर, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और उसके बाद आप इसके अंदर आइडिया दे सकते हैं, गवर्नमेंट को लेके आई थी पीएम किसान भाई स्कीम 2019 में, और गवर्नमेंट ने जो है इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट की बात की थी। यानी कि आप सामान रखिए, आपको पर्ची मिलेगी, आपके फोन पे आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हो पाएगा क्या? जो 7 स्टेट है जिनमें स्कीम है, जहां पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए, जिसमें आंध्र प्रदेश है, असम है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है, क्या वाकई ये कुछ कर पाएगा? तो आपको ऐसे सोचना है एक ऑफिसर की तरह। चैलेंज क्या है? 6,000 से ज्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, लेकिन अब जो 1,10,000 एग्री स्टोरेज फैसिलिटीज कंट्री में है, उसमें सिर्फ 6,000 स्टोरेज फैसिलिटीज ही रजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड ही नहीं है बाकी, या फिर बाकी आप मानिए अपने तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाता है, इनका भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे खेत से बहुत दूर है, बहुत सारे जो है किसानों को डर है, किसानों को आइडिया ही नहीं है स्मॉल लैंड होल्डिंग को कैसे करेंगे। बस ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अब जब आप डिस्कस कर लेते हो, उसके बाद भी दिमाग में चलते रहना चाहिए। पता नहीं आपको आंसर कब समझ में आ जाए या कब आपको लगे यार ऐसा होना चाहिए। बड़ी मंडी, छोटी मंडी कैसे बेनिफिट लेंगी? आसान रास्ता, सिंपल है, सबको मिलकर करना पड़ेगा, लोकल गवर्नेंस को कॉपरेट करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। हो गया, इसके ज्यादा तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो विल पावर की बात है, पॉलिटिकल विल पावर भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और छोटे फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार सब्सिडी दे ही रही है। बैंकर्स भी रिलेक्टेंट है। क्यों है बैंकर अभी रिलेक्टेंट? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई अगर हमारा पैसा डूबा तो वो कैसे इसमें पैसा भी लगाते हैं। तो ऐसी स्कीम्स को प्रमोट करना स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है, सबके लिए बहुत जरूरी है। ये चीजें आप कह सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए मुद्दा भी होना चाहिए, ना कि किलिंग और ये, मतलब तो आप इस तरह की बात करके एक लॉजिकल बात कर सकते हैं। और हमेशा बाकी स्टूडेंट जो दोज आर नॉट टॉकिंग, दे कैन इमीडिएटली टेक द स्क्रीन शेयर। जब एक आदमी ने जैसे अभी इसको हाईलाइट किया, एक ने बोल दिया, और उसके बाद जो है आप कह सकते हो कि एक ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे। So हो गया, we are done with this newspaper. ये हिंदी हिंदी कहाँ है? हिंदी वाला I am sharing, so तो जागना है और जान लगानी है, मजा आएगा और आप जीतोगे। अब देखिए कनाडा के मामले में भारत का स्टैंड क्या है? हमें जांच से मना नहीं है, लेकिन हमें सबूत चाहिए। बस आप भी ये बोलिए और आगे चलिए, आगे चलिए।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार है, बिल्कुल। सुरंग में फंसे मजदूर को बचाने के लिए अमेरिकी मशीन से खुदाई शुरू। अफसोस की बात, अमेरिकी मशीन से ही क्यों लास्ट में हमें जरूरत पड़ी, बस ये आप अफसोस जताइए और बताइए कि हमें इसको बदलना है। फिर आप बात नहीं कर सकते वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया और इसकी, जब आपको लास्ट में अमेरिकी मशीन की जरूरत पड़ी। 109 घंटे से मजदूरों की जान खतरे में है। भूस्खलन और मिट्टी गिरने से काम हुआ। इसके बाद भारतीय वायुसेना के C-130 हरकुलिस विमान के जरिए 25 टन वजन की अत्याधुनिक बड़ी आगर मशीन के 2 दिल्ली से यहां पहुंचाई गई। तो ये बस समझने वाली बात है। चलिए, राज्यपाल साहब ने 10 विधायक लौटाए, तमिलनाडु सरकार ने स्पेशल सेशन किया और दोबारा पारित करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज द फेडरल इशू इज, आपको लेके आना है इसको। खातादारों के खातों में पहुंची 820 करोड़ रुपए की रकम। तकनीकी गड़बड़ी अभी देखो। तमाम कोशिशों के बावजूद बैंक ने 649 करोड़ ही हासिल की। चलिए, बलात्कार पीड़िता के बच्चे, नीचे लाइए नीचे लाइए। बलात्कार पीड़िता के बच्चे की डीएनए जांच उचित नहीं। ठीक है ना, कि भाई गोद लिए जाने के पश्चात बलात्कार पीड़िता के बच्चे की जो डीएनए की जांच बच्चे के हित में नहीं। तो आप सोचिए कि मतलब हमें मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी रूल को और लॉ को अपहोल्ड करना सीखना चाहिए। सिर्फ ये जानने से काम नहीं होगा कि पास्को मुझे पता है। पास्को के बाद भी, पास्को सबको पता है, लेकिन पास्को के बाद क्या। चलिए आगे, चलिए चलिए। मथुरा में, नीचे लाइए, मथुरा में पटाखा बाजार अग्निकांड में 2 घायलों ने दम तोड़ा, मृतकों की संख्या हुई 4। देखो अब मतलब कि अगर हम स्टोरेज या रूल्स को फॉलो करें तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। शॉर्ट सर्किट हुआ पटाखा बाजार में, वो अस्थाई बाजार, और ये हुआ। चलिए आगे। सेल्फी लेते समय पुल से नीचे गिरा युवक। सेल्फी लेते समय पुल से नीचे गिरा युवक, आप ही के जैसा और हमारे जैसा ही है ये। तो जैसे वो सेल्फी लेते हुए गिरा, ये वो जानबूझ के गिरना नहीं चाहता था। 2 साल पहले युवक की शादी हुई थी। अब क्या कर सकते हैं। तो ये सेंसिटाइजेशन कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है। गन्ना भुगतान ना होने से खफा किसानों ने 6 से ज्यादा खरीद केंद्रों पर नारेबाजी की। उनका राइट है, लेकिन उससे कुछ हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ। तो क्यों है ये, ऐसा क्यों हो पाता है, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ये आपके आंसर्स में आना चाहिए। चलिए, ऊर्जा दक्षता का आशाजनक परिदृश्य, यानी कि अच्छा पॉजिटिव बात बोल रहे हैं अमित बैजनाथ गर्ग जी, कि भारत में औसतन 5,000 लाख किलोवाट घंटा, 5,000 लाख किलोवाट प्रति किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। नो, दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट। इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, आपको ये फैक्ट यहां से मिल गया। वी कैन ऑलवेज गेट बैक, और हम उसको नोट कर सकते हैं, या फिर इसको एक आप भी कॉपी करके, जो स्क्रीन शेयरिंग की हो रही है तो कॉपी करके आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। 1 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए 3 हेक्टेयर समतल भूमि चाहिए। इस लिहाज से भारत के पास इस क्षेत्र में बहुत संभावना है। देखो कितना पॉजिटिव है। अब उसके बाद आपको बस पॉजिटिव देखना है। ये अपने आप में जनरल स्टडीज पेपर 3 और इवन एसए के हिसाब से और इवन इंटरव्यू के हिसाब से भी एक बहुत ही अवेयर्ड कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की बात की गई है। उसमें रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर जो सौर ऊर्जा में 10% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत में एलईडी बल्ब की जो बात करते हैं, ट्यूबलाइट के इस्तेमाल की बात करते हैं, उसके उजाले के लिए जो खर्च होने वाली बिजली है उसमें तकरीबन 75% कमी आई है। यही आप लिख सकते हो। बिल्डिंग्स की बिजली में कमी आई है कि और ऊर्जा दक्ष उपकरणों के इस्तेमाल से 30% बिजली की खपत कम हो की जा सकती है। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में 1 साल की जरूरत के बराबर है। जिस टाइम आप ऐसा कोई एलिमेंट आंसर में ले आए, यू आर बॉर्न इन ब्यूरोक्रेट। तो इन चीजों को समझना है। इनको एक आदमी को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, एक को थोड़ा सा बताना चाहिए और आगे चला जाना चाहिए। अब तमाम कोशिशों के बावजूद भी सुरक्षित से रेल यात्रा सफर करना कितना मुश्किल है, क्या कारण है उसका? अब सबसे पहली बात, खराब गुणवत्ता वाले तार, उनको जोड़ने में लापरवाही। जब गर्म हो जाते हैं तो तार चिपक जाते हैं आपके घर में भी, दिमाग में भी और रेलवे में भी, चिंगारी फूटती है। तो ऐसा, इससे कैसे बचेंगे? कैसे आप यात्रा करोगे? मजबूरी में तो यात्रा करनी पड़ेगी ना। तो बिजली संबंधित गड़बड़ियों को सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जरूरत है। जिन गाड़ियों में आग लगने की बात ही करें, विशेष गाड़ियां थी और छठ के दौरान चलाई गई थी, यानी एक तो फेस्टिवल, ऊपर से सरदर्द, ऊपर से लॉस, ऊपर से पब्लिक लॉस। तो यात्रियों का दबाव कम करना अच्छी बात है। आपसे पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। वी शुड बी राउंड द क्लॉक एंड राउंड द ईयर रेडी। एक फैक्ट बताइए, एक आइडियलिज्म बताइए, एक इशू बताइए, चलिए आगे। चलिए आई, चलिए। अब ये सब पॉलिटिकल न्यूज है। रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला। अब पहले तबादला किया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं कर सकते। लेकिन आपको इनकी तरफ नजर रखना है कि भाई सीवीसी है या कुछ भी है, उनके मापदंडों के अनुसार प्रारंभिक जांच अगर की जानी चाहिए तो की जानी चाहिए। ये एक वर्क कल्चर होना चाहिए। सेबी ने कहा है कि जो सुब्रतो राय जो थे, उनसे जुड़ा जो सहारा का मामला है, वो सुब्रतो राय जी के जाने के बाद भी जारी रहेगा। इससे पता लगता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक कितना इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के जरिए जो, मतलब कि ये पूरा एक केस है जिसकी हमने पहले भी बात की है, और निवेशकों के रिफंड को लेकर सेबी के पास जो है 24,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा कराने के लिए कहा गया था। 24,000 करोड़। क्योंकि इसकी दो कंपनियां थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दोनों को कहा गया था। लेकिन उस तरीके से पूरा नहीं हुआ। चलिए, शकुंतला एल भाया, भारतीय मूल के नागरिक जो उनको नियुक्त किया गया, नाम है पता रहना चाहिए, वी कैन ऑलवेज यूज इट। उत्तराखंड सुरंग हादसे में देखिए, अमेरिकी सांसद थानेदार अब ने थानेदार की USAID से बचाव अभियान में मदद की अपील। तो भारतीय मूल के जो अमेरिकी सांसद हैं, वो मतलब इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने वहां से बोला है, क्योंकि वो उत्तराखंड से जुड़े होंगे, और उन्होंने बोला है कि उनको बचाने के लिए वो ऑब्वियसली ही सपोर्टिंग इट। सो दैट इज हाउ यू सी कि प्रैक्टिकलिटी में ऐसे ही काम होता है।